Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. Today we are going to start our class 11th section. Class 12 section हमने complete कर लिया है. All the chapters that is coming in class 12 part. And 60% आपका weightage जो होता है वो एग्जाम में क्लास 12 का होता है. I'm talking for NEET, मतलब जो भी आपके कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम होते हैं, चाहे QET की बात कर ले, नीट की बात कर ले, ICR की बात कर ले, और साथ ही साथ आपके नेक्स्ट एग्जाम की भी बात कर ले, तो जिससे हमारा आइजर और नाइजर आता है ना. तो अगर इसकी बात करते हैं तो सो लेट्स मूव फर्दर टू दी 11th चैप्टर, जो क्लास 11th, इसमें आपका 40% ये कैरी करती है वेटेज. सो फर्स्ट यूनिट आपका जो है बेटा इसमें रहेगा डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड. मतलब इसमें आपको टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? 1 2 3 5 यूनिट्स आर देयर. तीन, हाँ, 5 यूनिट्स आर देयर इन दिस क्लास 11th बायोलॉजी. सो फर्स्ट इज योर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. हम इसी को शुरुआत करेंगे. सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड देन एनिमल किंगडम. वी विल गो विद द सीरीज. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आपको सीरीज में नहीं होता है, बट हाँ ठीक है, मैं अभी के लिए सीरीज में ही जाना ठीक लगूंगी, क्योंकि आपके लिए भी बेटर रहेगा कि ये चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हो ऐसे. सो लेट्स स्टार्ट विद डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. अच्छा, ये क्या है? कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये? इसमें किस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? ये क्या है? सी हॉर्स. एंड दिस इज द ओनली, कह सकते हैं, एनिमल जिसमें आपके मेल जो होते हैं वो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं rather देन फीमेल. ये जो इनका बड़ा सा पीठ होता है फ्रॉम देयर. ओके, तो यस, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. हमारे एक लिविंग वर्ल्ड में जहां हम रह रहे हैं, इसमें कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब अलग अलग कैसे चीजें प्रेजेंट है, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है. जैसे कि मैं एक ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंडेंट हूँ, दूसरा ऑर्गेनिज्म मुझ पे कैसे डिपेंडेंट है, अबाउट दैट. तो बायोलॉजी क्या है? पूरा एक साइंस है हमारे लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में. एक मिनट. हाँ, तो बायोलॉजी अगर डिफाइन करते हैं तो क्या है? एक साइंस है हमारे लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस के बारे में. तो कोई भी अगर जब से आप सबसे पहले पूछेगा ना कि बायो बेटा क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज एक्चुअली बायोलॉजी मीन टू यू, तो ये आपका क्या है? लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस की साइंस है. तो लिविंग वर्ल्ड में जो अगर हम देखते हैं तो अमेजिंग डाइवर्सिटी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलेगी. और अर्ली मैन की अगर बात करें तो इसमें इजिली डिफरेंसेस उनमें मिल जाते थे इन एनिमेट मैटर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में. और अर्ली मैन जो होते हैं इनमें कुछ हमारे इन एनिमेट मैटर जैसे कि विंड, सी, फायर, ये सब, और कुछ उसमें एनिमल्स और प्लांट्स भी हमें इजिली हम डिफाइन कर सकते हैं. कुछ कॉमन फीचर्स है जो कि हम इन एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट में देखते हैं, जैसे कि हमारे फियर, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, तो ह्यूमन बींग्स जो है ये हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में बाद में आए हैं. सोसाइटीज में इनकी बाद में एंट्री हुई है एज कम्पेयर टू ऑल दी थिंग. जैसे कि विंड पहले आया, फायर पहले आया. फायर की आविष्कार बाद में हुई ना, लेकिन वोल्केनिक इरप्शंस तो पहले से ही हो रहे थे. फायर तो मीन्स पहले से ही प्रेजेंट था, बट वी डिडंट नो अबाउट दी फायर, हाउ टू यूज दैट, ये नहीं पता था. तो सिस्टमेटिक और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन हमारे लाइफ फॉर्म्स के लेकर के साथ में आए, तो जितनी भी नेसेसिटी चीज थी, जैसे आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर, नाम देना, और किसी को भी क्लासिफाई करना एक अंदर, तो इससे हम क्या करना, ये करना सीख गए यहाँ से. और जो सबसे हमारा जो बिगेस्ट स्टडीज जो हमारा था क्या, तो सिमिलैरिटीज को रिकॉग्नाइज करना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये ऑर्गेनिज्म आपसे कितना सिमिलर है. अगर चलिए बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों को हमने किसके बेस पे बांटा कि दोनों, एक क्या है हेट्रोट्रॉप्स है, एक आपके ऑटोट्रॉप्स है. एक कह सकते हैं कि आप में सिर्फ मोशन मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती है. और एक में हम क्या कह सकते हैं कि मूवमेंट प्लस लोकोमोशन होती है, तो वो एनिमल किंगडम में चले गए. और इसमें नहीं हो रही थी, जो एक ही जगह लैंड पे क्या थे, सेटल थे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आपके प्लांट के अंदर उसको फिर आइडेंटिफाई किया. तो इसमें हम देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, फिर 2 से कैसे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुए, क्या ड्रॉबैक्स उसमें क्रिएट हुआ. तो पूरे एक लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिफिकेशन को हम देखते हैं. तो जैसे कि हमारे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं कुछ सिमिलरिटीज को. अगर आज प्रेजेंट डे में बात करें, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से बेटा रिलेटेड होते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे अर्थ अभी भी जो रह रहे हैं, ये भी हमारा क्या एक हम्बल मैन में, मतलब कल्चरल मूवमेंट्स में फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
इसमें भी इनका काफी बड़ा एक रोल होता है। तो इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करें एनिमल्स की, प्लांट्स की, एक टेक्सोनोमिस्ट मतलब एक टेक्सोनोमिक के पर्सपेक्टिव से, मतलब एक टेक्सोनोमिस्ट है मतलब कि वो एक हर प्लांट्स को और एनिमल्स को एक कैटेगरीज में बांट रहा है, तो उसकी क्या पर्सपेक्टिव रही होगी उसको बांटने में। तो इसी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो दिस इज द अबाउट द चैप्टर। अब थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे भी समटाइम्स आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं अर्नस्ट मेयर से। तो अर्नस्ट मेयर का जो जन्म हुआ था हमारा 5 जुलाई 1904 में हुआ था। कहाँ पे? कैम्पटन, जर्मनी। ये हमारे कहाँ पे? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जो कि इनको क्या बोला था? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इनको नाम दिया गया था। ये हमारे वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उस टाइम में। एंड मेयर ने फिर हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में उन्होंने ज्वाइन किया था 1953 में एंड रिटायर किया था 1975 में। इनमें इसको टाइटल भी इनको मिला था अलेक्जेंडर एगाइस प्रोफेसर ऑफ जॉर्जी इमराइटस। और थ्रू आउट मतलब ये थ्रू आउट इज नियरली 80 ईयर करियर इनका जो रिसर्च था ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड्स पे भी, टैक्सोनॉमी पे इन्होंने स्टडी की, जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमैटिक्स पे, हिस्ट्री पे और फिलोसफी मतलब बायोलॉजी की फिलोसफी मतलब पीएचडी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? थ्रू आउट इसकी पूरी स्टडी की। ऑलमोस्ट ये सिंगल हैंडेडली मेड ऑफ ऑरिजिन जो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी और सेंट्रल क्वेश्चन जो भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में थी, इन्होंने अकेले मिलकर के उतने सारे क्वेश्चंस को अराइज किए। साथ ही ये करेंटली इनको माना जाता है कि ये बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो डेफिनेशन है ही गिव दैट। मेयर को उसके अलावा कुछ अवार्ड्स और प्राइजेस मिले, जो 3 प्राइजेस थे जो वाइडली रिगार्ड किया जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी और the Belgian Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994 and the Crafoord Prize in 1999. And मेयर की डाइड कब मरे थे? At the age of 100 years in the year 2004. After my birth he died. But he get the best prize in the world, I must say, because of his work. Now there is a competition in education. बट प्रीवियस टाइम्स में ना एजुकेशन में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था आपके लिए। हाँ, बट उतना सोचना मुश्किल था। आपके पास जब स्टडी का मटेरियल ही नहीं था, आप इतना सोच कैसे पाओगे? दैट्स आल्सो अ थिंग। अभी भी बहुत सारे रिसर्च के लिए फील्ड अभी भी बाकी है, देयर आर लॉट्स। अब आ जाते हैं लिविंग वर्ल्ड पे। अच्छा चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी ने आपसे की है कि कितना अच्छा होगा जो हमारे, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना अच्छा है हमारा ये लिविंग वर्ल्ड। मतलब वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और ये कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडिवस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स। अच्छा, नेचर को क्यों इतना अडोर करते हैं? व्हाई वी लव टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर एंड फील the beauty of nature, not the beauty, the peaceful, that feels the soul thing. वो हमको बहुत पीस देती है जब हम नेचर को देखते हैं, उसके साथ रहना शुरू करते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ पीपल लव माउंटेन्स और बीचेस, लॉट्स ऑफ, दे डोंट लव दिस एरिया वेयर दे आर लिविंग बिकॉज यहाँ पे ना माउंटेन्स है ना बीचेस है, बट लॉट्स ऑफ पीपल लव टू गो देयर। द रीजन बिहाइंड इट वाज टू सी ऑल दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर। ओके, जो कि आप उसको देखोगे तो सच में आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए, to describe it, you don't have any words to it. When you see a mountain far from there, it's just amazing, that amazed you. Like the winter is coming na, so I will share you one experience of mine in Dehradun. ठीक है, it feels like the cloud is coming towards you. और ऐसा हर जगह नहीं फील होता है। मैं उसके बाद मतलब उससे ऊपर भी गई, हाई एल्टीट्यूड पे भी, बट वहां पे ऐसा फील नहीं था। ओनली इन देहरादून दिस happened to me. It feels like the cloud is coming towards you, and that's what's too amazing. It's too beautiful. आगे आते हैं, नहीं तो मैं बहुत सारे नेचर के बारे में बहुत कहानियां सुनाना शुरू कर दूंगी, सो इट्स बेटर कम टू दी पॉइंट। जैसे कि आपकी ब्यूटी एक गैलपिंग हॉर्स की या फिर माइग्रेटिंग बर्ड्स की ब्यूटी है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। मैंने ये साइबेरियन बर्ड्स को देखा है माइग्रेट करते हुए। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, दैट्स ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल। अटैकिंग शार्क, वो भी जब देखोगे तो बहुत खूबसूरत दिखती है। एंड हाउ दिस ऑल अ डीप सेंस ऑफ वंडर। तो जो भी हमारे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन आ रहे हैं हमारे पॉपुलेशन मेंबर्स में और पॉपुलेशन एक कम्युनिटी के अंदर, तो ये हमारा एक मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी हो सकता है हमारे सेल के अंदर, जो डीपली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो व्हाट इंडीड इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? व्हाट इज बेसिकली अ लाइफ? तो
ये क्वेश्चन जो दो मतलब इसके आंसर्स दो आंसर्स हैं। पहला, अगर टेक्निकल वन देखें तो इसमें जो भी लिविंग बीइंग जो है वो अपोज कर रहा है नॉन लिविंग को, उसको हम लोग लाइफ कह सकते हैं। दूसरा एक फिलोसफिकल तरीके से भी हो सकता है। तो जो भी व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, एक लाइफ का पर्पस क्या है, एज अ साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो हमें इस आंसर्स में कभी भी सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम किस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, व्हाट इज लिविंग, लिविंग किसको बोलेंगे। तो जब भी हम डिफाइन करते हैं, अगर जब भी कोशिश करते हैं डिफाइन करने की लिविंग को, तो कन्वेंशनली हम देखते हैं कि जो भी डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा रहा है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, किसी एबिलिटी को सेंस करना आपके इन्वायरमेंट में, और एक सुटेबल रिस्पॉन्स आपके दिमाग में आना, इमीडिएटली कोई यूनिक फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आएगी। तो ये सारी चीजों को क्या बोला गया है, लिविंग बोला गया है। मतलब जिसमें ग्रोथ शो हो रही है, रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, एबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर चीजों को लेकर के एक सुटेबल रिस्पॉन्स आना, तो दैट इज लिविंग। और कुछ भी फीचर्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो दैट इज मेटाबॉलिज्म। एबिलिटी होनी सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब अपने आप को डुप्लीकेट करने की, जैसे अपने सेल्स को एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, दैट इज अ सेल्फ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन इस टर्म कम फ्रॉम कहां से आया है, डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन जब हमने पढ़ा था। सेल्फ ऑर्गेनाइज करना खुद को, इंटरैक्ट करना, और साथ ही साथ इमरजेंस करना जब भी जरूरत हो। तो समझते हैं एक एक को अलग अलग। यस, लेट्स स्टार्ट विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो अपने मास नंबर को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाते हैं। तो ये हमारे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के। मतलब ग्रोथ के अगर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो दो चीजें, एक मास को बढ़ाना और दूसरा हमारे नंबर्स को इंक्रीज करना। तो अगर एक कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये कैसे ग्रो करती है, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिविजन। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये ग्रोथ जो होती है सेल डिवीजन के थ्रू, ये कंटिन्यूअसली उनके पूरे लाइफ स्पैन तक होते ही रहती है। लेकिन वही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये ग्रोथ हम कब तक देखते हैं, एक सर्टेन एज तक ही हम सिर्फ देख पाते हैं। तो जैसा कि जो हमारा सेल डिवीजन है ये कुछ सर्टेन टिश्यूज में ही होते हैं, ताकि वो किसको रिप्लेस कर पाए, जो भी लॉस्ट सेल है। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। तो हम इजिली देख सकते हैं कि इन विट्रो मतलब जो कल्चर मीडियम में जिसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो सिंपली इसमें आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ सेल्स को, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तब आपको पता चल जाएगा क्या वो इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ दी हमारे जो हायर एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, और इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है ये म्यूचुअली क्या होती है, एक्सक्लूसिव एक इवेंट है। और इसमें एक इंसान को जरूर याद रखना चाहिए कि कैसे वो बॉडी मास को बढ़ाए, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। तो हमें सबसे पहले बॉडी मास को इंक्रीज करना है, किसके लिए, फॉर ग्रोथ। जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंट्स, ये भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है ये किसके द्वारा होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा। क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाए मटेरियल का उस सरफेस के ऊपर, मतलब सैंड एक्यूमुलेट हो जाए या फिर माउंटेन्स पे आकर के एक्यूमुलेशन हो जाए, तो उसको हम लोग किसका बात करते हैं, नॉन लिविंग के अंदर उसे रखते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर बात करें तो ग्रोथ जो होती है हमेशा कहाँ से होती है, अंदर से होती है, फ्रॉम इनसाइड। और ग्रोथ को इसी को हम बोलेंगे, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारा नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो कुछ कंडीशंस के अंदर हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कुछ में नहीं भी देख सकते, तो इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समटाइम्स नहीं भी कर सकते हैं। तो और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, तो एक डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी एक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है इसको किसको बोलेंगे, तो किसी भी प्रोजेनी को बनाना, मतलब उसमें आपके अच्छे से फीचर्स देना, या तो वो बहुत अच्छे या फिर थोड़े कम सिमिलर उसके पेरेंट्स से। साथ ही साथ इसमें आपकी क्या होगी, इनवेरिएबली दिखेगी और इम्प्लिसिटी दिखेगी, जो कि हमें किसको रेफर करेगी, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताएगी। और ऑर्गेनिज्म जो भी क्या करते हैं असेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी हमारा किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि फंगस जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है और इजीली स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स उसमें बनते हैं जो कि वो बनाते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट,
हाइड्रा, इसमें हम क्या देखते हैं, बडिंग देखते हैं। प्लेनेरिया, जिसको हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ट्रू रीजनरेशन देखने को हमें मिलता है। ट्रू रीजनरेशन मतलब कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है जो कि रीजनरेट करते हैं अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी से और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर फंगस की बात करें और या फिर फिलामेंटस एल्गी की, हमारे मॉसेस के प्रोटोनिमा की, तो ये इजिली खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके मदद से, फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से। और जैसे ही अगर हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा पे, तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्या होता है, सिनोनिमस होता है ग्रोथ के साथ, मतलब इसमें नंबर्स ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, ग्रोथ जो है इक्विवेलेंट होता है हमारे इंक्रीज इन सेल नंबर और मास से। तो हम इसमें नोटिस कर सकते, मतलब देख सकते हैं कि एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होती है, बहुत ज्यादा ये बहुत क्लियर नहीं होती है अपने दो टर्म्स को, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को यूज करने के लिए एक सिंगल सेल, लेकिन एक मल्टी सेलुलर इजिली क्या कर सकती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम किसमें आती है, सिंगल सेल में डिस्टिंग्विश करने में, और मतलब जिसको आप लोग यूनिसेलुलर के नाम से जानते होंगे। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस में डालते हैं, लोअर में या फिर हायर में, ऑफ कोर्स लोअर में डालते हैं ना। फर्दर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। तो क्या यह नॉन लिविंग हो जाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं। तो रिप्रोडक्शन भी हो सकता है कि हमारा ये एक एग्जैक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और ना ही खुद को रिप्लीकेट कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हाँ ये होता है, बट एक ये भी रीजन है कि जैसे कि जो इनफर्टाइल है या फिर स्टेराइल जो हमारे चीज मतलब वर्कर बीज होते हैं, तो ये तो नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, सो व्हाट दे आर, बट वो भी क्या है, लिविंग ही है, ठीक है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लाइफ की, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। और ये केमिकल्स जो होते हैं स्मॉल और बिग भी हो सकते हैं, और ये वेरी करते हैं किसके, क्लास, साइज और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। और ये कॉन्स्टेंटली बनते हैं और चेंज भी होते हैं कुछ अदर बायो मॉलिक्यूल्स में। और ये जो कन्वर्जन होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के करते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है साइमल्टेनियसली होती है, जिसमें हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये करते हैं। तो या तो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, दोनों के दोनों। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स, फंगई एंड माइक्रोब्स की बात करें तो उसमें भी हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती है। और इन पूरे का जो सम होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे बॉडी में हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म। और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म शो करता है। हाँ, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आउटसाइड दी बॉडी भी हो सकती है एक सेल फ्री सिस्टम में, और ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है एक ऑर्गेनिज्म में बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में, ना तो वो नाइदर लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। तो जो मेटाबॉलिज्म है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, बस एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, इन विट्रो जो हम रिएक्शंस कराते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, वो श्योरली एक लिविंग रिएक्शंस पता नहीं है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो डेट बस यही एक एक्सेप्शन आता है, बाद बाकी आपके पूरे हम बता सकते हैं कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है किसमें देखने को मिलता है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी बॉडी की एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स की। तो और देखते हैं, तो सबसे हमारा मोस्ट ऑब्वियस अगर टेक्निकली अगर कॉम्प्लिकेटेड फीचर देखें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी एबिलिटी होती है कि वो सराउंडिंग्स को सेंस कर पाता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को, और उसके अगेंस्ट में अपने रिस्पॉन्स को भी वो क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं थ्रू स्टिमुलस। ये कुछ भी हो सकता है, या तो फिजिकली वो चेंज मतलब इसके अकाउंट क्या करे, वो रिस्पॉन्स दे, या फिर केमिकली दे, या फिर बायोलॉजिकली दे। तो हम सेंस कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को किसके द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। और प्लांट्स जो होते हैं इसमें रिस्पॉन्स करते हैं जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट हो गई, वाटर हो गए, टेम्परेचर हो गए, और दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंगली। और पॉल्यूटेंट्स के अराउंड भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीजों पे जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है दैट शोज कि वी आर लिविंग बींग्स। तो आपके पास बहुत सारी चीजें, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप लिविंग बीइंग क्यों हो, हाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, देयर आर अ लिस्ट ऑफ इट, इसका लिस्ट है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है दैट वी ब्रीद इसलिए हम लिविंग है, और नॉन लिविंग सांस नहीं लेता उसमें रेस्पिरेशन नहीं होती है तो वो नहीं है। सो वी डोंट हैव ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, वी हैव अ लॉट। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये मोस्ट और तो हमारे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स ये सेंस कर सकता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, जो क्यूज जिसको बोलते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटो पीरियड क्या करती है, अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर में और प्लांट्स और एनिमल्स में भी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हैंडल कर पाते हैं जो भी उनके बॉडीज के अंदर केमिकल्स एंटर करती है। तो ऑर्गेनिजम्स अगर बात करें तो ये अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग्स के, और ह्यूमन बींग्स ही जो हमारा एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो कि वो खुद मतलब खुद के लिए भी अवेयर होता है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। वी आर अवेयर ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, वी आर अवेयर ऑफ आवर डिग्रेडेशन। हम हर चीजों से खुद के लिए अवेयर होते हैं कि हमारी हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं। वी नो दैट, दैट इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस जो है देयरफॉर ये हमारा क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस बिल्कुल होगी ही होगी, चाहे वो टेस्ट ट्यूब वाला ही क्यों ना सेल हो, वो भी क्या होगा, कॉन्शियसनेस वो भी शो करेगी, मतलब वो भी रिएक्शन शो करेगी कोई भी अगर स्टिमुलस उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो ये हमारा ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। जैसे कि मान लेते कोई पेशेंट है, कोमा में है, वो हॉस्पिटल में है, तो वर्चुअली इसको ऐसा माना जाता है कि उसको मशीन ने सपोर्ट किया है और जिसमें हमारा रिप्लेस कर दिया गया हार्ट और लंग्स को। पेशेंट अगर देखा जाए तो अदरवाइज ब्रेन डेड है, लेकिन क्या ये पेशेंट के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है? ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, लिविंग और नॉन लिविंग, इसको किस में डालेंगे? तो इसको आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। जो ब्रेन डेड सिचुएशन होती है इसमें भी पेशेंट लिविंग कंडीशन में होता है, क्योंकि बिकॉज द पेशेंट हैव अ सेल्फ कॉन्शियसनेस थिंग, कोमा में भी होकर के इंसान जिंदा होता है। अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, व्हाट वाज दैट, नथिंग। अगर हायर क्लासेस में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा जितने भी लिविंग फेनोमेना होते हैं ये कुछ हमारे अंडरलाइन इंटरैक्शंस की वजह से हो पाते हैं। मतलब आपके कुछ टिश्यूज के प्रॉपर्टीज अगर अगर सेल्स में ना हो तो भी नहीं होंगे, या फिर आपके इंटरैक्शन होते हैं कंस्टिट्यूएंट सेल्स में उसकी वजह से। सिमिलरली बात करें तो जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं सेलुलर ऑर्गेनल्स वाले, ये हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, बट हाँ ये अराइज होते चलते हैं। तो इसको हम यहाँ से आगे सेल्फ रेगुलेटिंग जो इंटरैक्टिव है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहीं तक इसको रखते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए हाँ, अभी तक सेल्फ कॉन्शियसनेस देख लिया, आई होप समझ में आया होगा। माई वीडियोज आर नॉट फॉर सो लॉन्गर, सो यू कैन इजिली लिसन टू इट, और बहुत चीजें सब समझ भी जाओगे सुन करके। और ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बायो को रटने की जरूरत नहीं होती है, यकीन मानो रटने की जरूरत नहीं होती है। और हाँ, इट्स डेफिनेटली कि आप भूल जाते हो, मैं भी भूल जाती हूँ, आई एम ऑल्सो पर्सन, वी डोंट हैव दैट मच स्पेसिफिक मेमोरी कि हम सब चीजों को याद करके रखें। बट ये समझने की चीज है, अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो आप जब दोबारा फिर से पढ़ोगे और क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने आते हैं, अगर आपने समझ लिया है तो आपसे वो बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं बनेंगे। आपको याद आया कि हाँ मैंने ऐसा समझा था, इट वर्क्स लाइक दैट। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अभी तक क्लास 12 का जितना भी हो चुका है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर इट, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इफ यू हैव एनी डाउट हु आर सीइंग माय लेक्चर, और अगर लगता है इफ आई कैन हेल्प यू प्लीज रीच मी आउट। ओके, सो बाय, टेक केयर ऑल द एस्पिरेंट्स, बाय बाय।